एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें हम संघर्ष सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राल्फ डेहरेनडॉर्फ की द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत के बारे में। राल्फ डेहरेनडॉर्फ, लेविस कोजर और रैंडॉल कॉलिंस विश्लेषणात्मक संघर्ष सिद्धांतवेताओं की कोटि के समाजशास्त्री माने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों विचारकों का ये मानना है कि संघर्ष सिद्धांत एक वैज्ञानिक समाजशास्त्र के विकास में एक केंद्रीय संघर्ष के रूप में है। इतना होते हुए भी ये तीनों विचारक विवेचनात्मक सिद्धांतवेताओं से बिल्कुल अलग है। इसका पहला कारण तो ये है कि विवेचनात्मक सिद्धांतवेता समाज विज्ञान को तात्विक रूप से राजनीतिक गतिविधि का एक हिस्सा ही मानते हैं और इस बात को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं कि तथ्यों और मूल्यों को समाज विज्ञान से अलग किया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ विश्लेषणात्मक सिद्धांतवेता ये मानते हैं कि तथ्य और मूल्यों को समाज विज्ञान से अलग करना बहुत ही अनिवार्य है। यह अवश्य है कि किसी भी विश्लेषण करने वाले सिद्धांतवेता के लिए ऐसी प्राकल्पनाएं बनाना बहुत कठिन या लगभग असंभव है जो उनके स्वयं के विचारों या सरोकारों से जुड़ी न हो। यह होते हुए भी कम से कम जो भी प्राकल्पनाएं हैं, उपकल्पनाएं हैं, वे ऐसी होनी चाहिए जिनका विश्लेषण वस्तुपरक और आनुभविक हो। दूसरा विश्लेषण विचारवेता विवेचनात्मक विचारवेताओं से एक और स्तर पर अलग है। विश्लेषणात्मक सिद्धांतवेता सभी समाजों को एक ही दिशा में स्तरीकृत नहीं मानते। दूसरे शब्दों में वे स्वीकार नहीं करते कि सत्तारूढ़ दल हमेशा जनता के विरोधी होते हैं। विश्लेषणात्मक सिद्धांतवेता इस बात से सहमत होंगे कि कुछ समाज इस प्रकार के हैं, लेकिन उनका मानना है कि कई समाज ऐसे भी हैं जो शक्ति और स्थिति के बंटवारे की दृष्टि से बहुत जटिल हैं। इनका ये सोचना है कि स्तरीकरण के कई प्रतिमान एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन्हें साफ सुथरे रूप में नहीं समझा जा सकता है। जैसे कि हमारे देश में जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर बनी हुई है और जो जिस जाति में पैदा होता है वो उसी जाति का सदस्य बन जाता है। मतलब जाति एक प्रकार की प्रदत्त परिस्थिति है। इस तरह का स्तरीकरण सीधा सा है, लेकिन जब एक ही जाति में अलग अलग वर्ग देखने को मिलते हैं तो वो स्तरीकरण यानी कि ऊंच नीच होना, ऊंच नीच का भाव होना, तो वह स्तरीकरण जटिल बन जाता है। तो सही बात यह है कि शक्ति और स्थिति के स्रोत कई तरह के होने के कारण संपूर्ण समाज को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखना होगा। तीसरा विश्लेषणात्मक सिद्धांतवेता ऐसे किसी आदर्श समाज की कल्पना नहीं करते तो विवेकपूर्ण और संघर्ष मुक्त हो। दूसरी ओर ये विश्लेषणात्मक सिद्धांतवेता इस तथ्य में विश्वास करते हैं और इस पर जोर भी देते हैं कि संघर्ष की जड़ें समाज में गहराई तक होती हैं और इसीलिए किसी भी स्थिति में हेतुओं के संघर्ष को टाला नहीं जा सकता है। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि आधुनिक विश्लेषणात्मक सिद्धांतवेता मैक्स वेबर के उपागम को स्वीकार करते हैं। मार्क्स का उपागम भी विश्लेषणात्मक ही था। वेबर का विश्वास था कि हम एक वस्तुपरक समाज विज्ञान का निर्माण कर सकते हैं और उन्होंने वर्ग, स्थिति और दल की एक कोटि भी बनाई थी। उन्होंने मार्क्स का विरोध केवल संपत्ति के आधार पर बने वर्गों के कारण किया था। संघर्ष सिद्धांत एक और इन समाजशास्त्रियों को पसंद करता है जिनके विचार मुख्य रूप से राजनीतिक हैं, तो दूसरी ओर उन्हें पसंद आता है जो उसे एक अकादमिक विचारधारा मात्र समझते हैं। डेहरेनडॉर्फ, कोजर और कॉलिंस ऐसे सिद्धांतवेता हैं जिनका उपागम विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र है, एनालिटिक सोशियोलॉजी है। राल्फ डेहरेनडॉर्फ का द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत क्या है? इसे समझने से पहले हमें राल्फ डेहरेनडॉर्फ के जीवन के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। राल्फ डेहरेनडॉर्फ का जन्म जर्मनी में 1929 में हुआ था। यूरोप के आधुनिक समाजशास्त्रियों में
डेरेनडार्फ की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। वे एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्हें यूरोप ही नहीं, उत्तरी अमेरिका में भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उनका युवा काल राजनीति के घेरे में कटा। वे पश्चिमी जर्मनी में वहाँ की पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। इन राजनीतिक गतिविधियों से हटकर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा एक शिक्षाविद, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता के रूप में भी स्थापित की है। उनके शैक्षणिक जीवन का बहुत बड़ा भाग जर्मनी के विश्वविद्यालयों में गुजरा है। 1984 में वे कॉन्स्टेंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए थे। जर्मनी के अलावा डेरेनडार्फ ने ब्रिटेन और अमेरिका में भी काम किया है। ब्रिटेन में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि ब्रिटेन में उच्च शिक्षा की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, उसके निर्देशक रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में डेरेनडार्फ का स्थान शिक्षा जगत में सम्मानीय रहा है। डेरेनडार्फ को प्रतिष्ठा दिलाने वाली उनकी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। इस पुस्तक में उन्होंने संघर्ष सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। संघर्ष सिद्धांत के बारे में डेरेनडार्फ के दो बहुत बड़े सरोकार हैं। पहला तो ये कि उन्होंने समाज की यथार्थता के विश्लेषण के बारे में सामान्य सिद्धांत रखे हैं। इस सामाजिक विश्लेषण में उनका बहुत बड़ा तर्क यह है कि समाज में शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इस शक्ति से उत्पन्न संघर्ष को कोई नहीं टाल सकता और संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। दूसरा, मार्क्स की तरह के एक बुनियादी प्रश्न रखते हैं कि संघर्ष को निश्चित करने वाले कौन से कारक हैं। इसके संबंध में उनका कहना है कि समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यवस्थित रूप से ऐसे समूह को पैदा करती हैं जिनके हित या स्वार्थ संघर्ष की अवस्था को बढ़ाते हैं। अपने निजी या जातीय हितों वाले ये समूह बराबर इस बात के लिए संघर्ष करते हैं कि शक्ति का फिर से बंटवारा होना चाहिए। शक्ति किसी एक समूह की बपोती नहीं है कि वह समूह को उसकी यथास्थिति बनाए रखने में बराबर योगदान देती हो। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्मरणीय बात है कि डेरेनडार्फ ने अपने सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स के लेखन के समय यूरोप में पूंजीवाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। तब कारखानों के मालिक सामान्यतः पूंजीपति ही होते थे। डेरेनडार्फ जिस औद्योगिक समाज की कल्पना करते हैं उसमें पूंजीवाद का स्वरूप कॉरपोरेट व्यवस्था पर आधारित है। अब निजी स्वामित्व का स्थान शेयर होल्डर्स और कॉरपोरेट समूह ने ले लिया था। इस तरह कार्ल मार्क्स और डेरेनडार्फ दोनों ही पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, पर दोनों के लिए पूंजीवादी व्यवस्था अलग है। डेरेनडार्फ ने अपने संघर्षात्मक सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांतिक उपागम भी प्रतिपादित किया था। टर्नर ने डेरेनडार्फ के सिद्धांत का द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत नाम दिया। द्वंद्वात्मक इसलिए कि किसी भी समाज में दो समूहों में संघर्ष निरंतर चलता रहता है। एक समूह वो है जिसके पास अधिकतम शक्ति है और दूसरा समूह वो है जिसके पास न्यूनतम या बहुत ही कम शक्ति है, जो कि कमज़ोर पक्ष है। किसी भी समूह के हितों की पूर्ति शक्ति से होती है। इसी कारण विभिन्न समूहों में शक्ति के पुनर्बंटवारे के लिए संघर्ष चलता रहता है। डेरेनडार्फ के अनुसार ये द्वंद्व अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। 1950 के अंत में जब पार्सन्स ने प्रकार्यवादी सिद्धांत को रखा, तब उन्होंने कहा था कि समाज सर्वसम्मत, एकीकृत और स्थितिक है। डेरेनडार्फ ने पार्सन्स की आलोचना में ये कहा कि समाज की प्रकृति ऐसी नहीं है। पार्सन्स की मान्यता अतिरंजित है, मात्र यूटोपिया है। डेरेनडार्फ का तर्क था कि समाज के दो चेहरे हैं, एक सर्वसम्मत समाज और दूसरा संघर्ष वाला समाज। उनका कहना है कि समाज के सदस्यों पर बराबर दबाव रहता है, संघर्ष होता है और परिवर्तन की दिशाएं खुली रहती है। इस तरह सैद्धांतिक रूप से जहां पार्सन समाज को सर्वसम्मत, एकीकृत और स्थितिक मानते हैं, वहीं डेरेनडार्फ समाज को तनाव, संघर्ष और परिवर्तन के रूप में देखते हैं। संघर्ष सिद्धांतवेताओं का यह भी विचार था कि एक तरफा प्रकार्यवादी सिद्धांत का विकल्प एक तरफा संघर्ष सिद्धांत से देना चाहिए। ये विकल्प भी डेरेनडार्फ को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो
बस यही कहा था, उनका एकमात्र यही मानना था कि संघर्ष सिद्धांत प्रकार्यात्मक सिद्धांत की कमियों को और उसके अभावों का पूरक है, मतलब कि उन्हें पूरा करता है। तो समाजशास्त्र सिद्धांत में हमें समाज के उजले चेहरे के साथ साथ भद्दे चेहरे को भी देखना चाहिए। सर्वसम्मति और संघर्ष दोनों ही समाज के सिक्के के दो पहलू हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किसी समाज में सर्वसम्मति है, एकता है और संघर्ष नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक समाज में सर्वसम्मति भी होती है और संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। सिद्धांत निर्माण के क्षेत्र में डेरेनडार्फ ने मार्क्स को नकारा नहीं है। बाद में चलकर हम देखते हैं कि डेरेनडार्फ का जो संघर्ष सिद्धांत है वह मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत के विश्लेषण को अंतर्दृष्टि देता है। मार्क्स से क्यों, डेरेनडार्फ ने थोड़ा बहुत वेबर से भी उधार लिया है और डेरेनडार्फ द्वारा प्रयुक्त शक्ति और प्राधिकार या ऑथोरिटी की अवधारणाएं वेबर से ही ली गई हैं। डेरेनडार्फ का द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत। वास्तव में ना डेरेनडार्फ का द्वंद्वात्मक सिद्धांत शक्ति पर आधारित है। इसी कारण वे सामाजिक यथार्थता का विश्लेषण शक्ति के संदर्भ में करते हैं। उनका तर्क है कि प्रत्येक समाज की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति संघर्ष की होती है। वे समूह जिनके पास शक्ति है अपने हितों की पूर्ति करते हैं और वे समूह जिनके पास शक्ति नहीं है वे भी अपने हितों की पूर्ति के लिए भागदौड़ करते हैं। इस भागदौड़ या संघर्ष में जिनके पास अधिकतम शक्ति है वे अपनी यथास्थिति बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। डेफिनेटली जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक शक्ति होगी तो वो अपना जीवन बहुत ही आसानी से यापन करता है और यथास्थिति बनाए रखने में भी सफल हो जाता है। लेकिन देर सवेर ऐसा अवसर भी आता है जब न्यूनतम शक्ति वाला समूह शक्तिशाली समूह को उसके खंदक में गिरा देता है और सामाजिक परिवर्तन के रथ के पहिए डेरेनडार्फ के अनुसार आगे बढ़ते रहते हैं। संघर्ष के कोप में ही सामाजिक परिवर्तन के बीच रहते हैं। इसी कारण डेरेनडार्फ ये मानते हैं कि मानव इतिहास में संघर्ष एक बहुत बड़ी सृजनात्मक स्थिति है। डेरेनडार्फ ने एक समाज की भी कल्पना की थी, जैसे कार्ल मार्क्स के द्वारा एक कल्पना की गई थी कि समाजवादी समाज होगा, उसी तरीके से डेरेनडार्फ ने भी एक समाज की कल्पना की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेरेनडार्फ का समाज कैसा था। आधुनिक समाज के बारे में डेरेनडार्फ के कुछ निश्चित विचार हैं, एक कल्पना है, लेकिन एक कल्पना ठोस आधारों पर अवस्थित है। समाज में कई संस्थागत ढांचे हैं, जैसे कि परिवार, जाति, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल, आर्थिक समूह। इन संस्थागत ढांचों में एक से अधिक सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य की कई भूमिकाएं होती हैं। वास्तव में परिवार में माता की भूमिका निश्चित है, वे गृह कार्य करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है और ऐसी ही अनेक भूमिकाएं निभाती है। पिता और बच्चों की भी अपनी अपनी भूमिकाएं होती है। यदि हम इस उदाहरण को और अधिक अच्छे से समझें तो हम देखेंगे कि धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दलों, ग्रामीण विकास, आर्थिक समूह आदि में सदस्यों की भूमिकाएं निश्चित होती हैं और ये संस्थाएं और अंतर्गतता संपूर्ण समाज सदस्यों की इन भूमिकाओं को वैधता देते हैं। वैधता का एक कारण और भी है कि प्रत्येक संस्था में कुछ निश्चित शक्ति होती है और इन सब तत्वों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था चलती है। समाज की इस कल्पना को डेरेनडार्फ अवधारणात्मक रूप में रखते हैं। डेरेनडार्फ कहते हैं कि समाज में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो इन संस्थाओं को उनकी निरंतरता को बनाए रखती हैं। इसे वे संस्था का रूप देना कहते हैं और इसकी प्रक्रियाओं में कुछ वे आदेश सूचक प्रक्रियाएं भी मानते हैं जिन्हें समन्वित करके समाज का ढांचा बनाया जाता है। डेरेनडार्फ आदेश सूचक समन्वित समाज या आसस कहते हैं। आखिर डेरेनडार्फ के अनुसार सामाजिक व्यवस्था है क्या? इसके उत्तर में वे कहते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे आदेश सूचक यानी कुछ ऐसे दबाव डालने वाले मानक या मूल्य हैं जिन्हें समन्वित करके ही समाज बनता है। वास्तव में समाज या संस्था के सदस्य जो भी भूमिका अदा करते हैं उसके पीछे समाज का आदेश है और इन भूमिकाओं का तालमेल ही आसस या आईसीए को बनाता है। दूसरे शब्दों में आसस और कुछ न होकर संस्था के विभिन्न सदस्यों की एक गठरी मात्र है। सदस्यों की ये भूमिकाएं ही वस्तुतः शक्ति संपन्न है। इस दृष्टि से
समाज की किसी भी छोटी से छोटी इकाई से लेकर छोटे समूह और औपचारिक संगठन तक आसस कहलाते हैं। आसस की अवधारणा केवल विश्लेषण के लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्था में सदस्यों की भूमिकाएं शक्ति से बंधी हुई है और इसीलिए वे कभी भी समान नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक भूमिका के साथ जो शक्ति है उसका बंटवारा असमान होता है। बात यह है कि शक्ति हमेशा अपर्याप्त होती है और उसे पाने के लिए कई दावेदार दौड़ में होते हैं। कुछ ऐसे जैसे एक अनार और 100 बीमार, इस तरीके के भी होते हैं। यहाँ तक ये स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज में कई संस्थाएं व सामाजिक इकाइयाँ, परिवार, जाति, वर्ग, धार्मिक संप्रदाय आदि होती हैं। इन इकाइयों में सदस्यों की विभिन्न भूमिकाएं होती हैं और ये भूमिकाएं सार में शक्ति संबंध पर आधारित होती हैं, और क्योंकि शक्ति अपर्याप्त है इसलिए शक्ति संबंधों में अनिवार्य रूप से असमानता रहेगी ही। आखिर प्रश्न है, शक्ति किसे कहते हैं? डेरेनडार्फ ने शक्ति की अवधारणा को मैक्स वेबर से विकसित किया है। उनका कहना है कि शक्ति सामाजिक संरचना का निर्धारण शक्ति के बंटवारे से होता है। वेबर ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि किसी भी सामाजिक समूह में कर्ता दूसरों के विरोध के होते रहते भी अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेता है। इस तरह की परिभाषा में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब किसी भूमिका के साथ में शक्ति जुड़ी हुई होती है तो ऐसी संभावना है कि समाज इसे वैधता देगा। इस भूमिका को समाज स्वीकृत करता है, मान्यता देता है। यदि कोई जिलाधीश दंगाग्रस्त किसी शहर या कस्बे में कर्फ्यू लगाता है तो उसके इस भूमिका की वैधता कानून सम्मत होती है, और यदि लोग कर्फ्यू का पालन नहीं करते तो जिलाधीश उन्हें जेल भी भेज सकता है और दंड भी दे सकता है। इस प्रकार उसे एक कानूनी रूप में शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति तब तक शक्ति है जब तक उसकी समूह द्वारा वैधता है। यदि वैधता नहीं हो तो शक्ति भी नहीं है। इसी कारण डेरेनडार्फ का तर्क है कि हितों को लेकर संस्था में संघर्ष होता है। शक्तिशाली शक्तिहीनों के संघर्ष में आते हैं। डेरेनडार्फ ठीक ही कहते हैं कि शक्ति वैमनस्य का चिरस्थायी स्रोत है। डेरेनडार्फ जब समाज के आदेश सूचक तत्वों की चर्चा करते हैं तो उनका मानना यह है कि शक्ति अनिवार्य रूप से औपीड़क यानी कि मजबूर करने वाली होती है। शक्ति में जब वैधता आ जाती है, वैधता कैसी? कानूनी वैधता, जिसे समूह द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो शक्ति में जब वैधता आ जाती है तब उसे वेबर और डेरेनडार्फ दोनों ही प्राधिकार या अथॉरिटी मानते हैं। तात्विक रूप से शक्ति में प्रभाव होता है। इस प्रभाव को मानना न मानना संस्था या समाज के सदस्यों पर निर्भर करता है। जब ये शक्ति किसी व्यक्ति या समूह को विधिवत संस्था से प्राप्त होती है तो ये प्राधिकार का रूप ग्रहण कर लेती है। विश्वविद्यालय में किसी विद्यार्थी को प्रवेश देना, नहीं देना, निष्कासित करना, ये सारे प्राधिकार कुलपति को हैं। उन्हें यह शक्ति विश्वविद्यालय के अधिनियम से प्राप्त है और इसीलिए ये उनका प्राधिकार है और समाज इसे वैधता भी देता है। शक्ति को जब वैधता मिलती है तो प्राधिकार बन जाता है और प्राधिकार में से जब वैधता निकाल दी जाती है तो वह केवल शक्ति रह जाती है। किसी बड़े शहर में चोटी का कोई अभिनेता जब अपना शो देने आता है तो लोग हज़ारों की संख्या में शो देखने आते हैं। यह अभिनेता का प्रभाव है, लोगों की मजबूरी नहीं है। लेकिन जब जिलाधीश कर्फ्यू लगाता है तो इसका परिपालन जनता की अवपीड़न या मजबूरी है। कर्फ्यू के आदेश में वैधता है और अभिनेता के शो में केवल प्रभाव है। अब हम डेरेनडार्फ के द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत को सहज रूप में रख सकते हैं। डेरेनडार्फ सामाजिक व्यवस्था की कल्पना एक ऐसे ढांचे के रूप में करते हैं जिसे विभिन्न प्रकार के प्राधिकार संबंधों द्वारा एक सूत्र में बांधे रखा जाता है। किसी भी संस्था या समाज में जो भी भूमिकाएं की जाती हैं वस्तुतः वे शक्ति व प्राधिकार की बंधी होती हैं, लेकिन शक्ति बराबर अपर्याप्त होती है। यथा किसी विश्वविद्यालय में 2-4 कुलपति तो हो नहीं सकते, एक ही विषय में 10-20 प्रोफेसर भी नहीं हो सकते। कुलपति और प्रोफेसर शक्ति के स्रोत हैं और इनकी संख्या सीमित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति और प्राधिकार बराबर अपर्याप्त होते हैं। किसी भूमिका में प्राधिकार अधिक होते हैं और किसी भूमिका में कम होते हैं। इसीलिए ये निश्चित है कि किसी भी संस्था में जो भूमिकाएं होती हैं वे प्राधिकार की शक्ति से गैर बराबर होती हैं
और इस गैर बराबरी के रहते हुए भी डेरेनडार्फ कहते हैं कि प्रत्येक संस्था की भूमिकाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सत्ताधारी भूमिका समूह और दूसरा है शासित भूमिका समूह। वह समूह जो सत्तारूढ़ है, जिसके पास अधिक मात्रा में प्राधिकार है, उसकी बराबर यही कोशिश होती है कि यथास्थिति बनी रहे। दूसरी ओर भूमिकाओं का वह समूह जो शासित है, बराबर इस बात के लिए जूझता रहता है कि संस्था की संपूर्ण शक्ति या प्राधिकार का नए सिरे से वितरण होना चाहिए। धीरे धीरे शासक और शासित के समूहों में ध्रुवीकरण होता है। यह दोनों समूह अपने वस्तुगत हितों की पूर्ति के लिए परस्पर टकराते हैं। इस संघर्ष का निदान यह होता है कि संस्था में निहित प्राधिकारों का पुनर्वितरण होता है। अब संस्था पर नए लोग काबिज होते हैं और नए शासित समूह आते हैं। प्रत्येक संस्था में परिवर्तन का यह सिलसिला या चक्र बराबर चलता रहता है। पहले भी हमने यहाँ पे कहा है कि जब किसी समाज में संघर्ष होता है तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से परिवर्तन ही होता है।